हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम जो अपने छूटे हुए करंट अफेयर हैं उसका आज दूसरा वीडियो करेंगे, जिसमें हम 3 नवंबर और 4 नवंबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक को अपना सपोर्ट दें और हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। जो व्यूअर्स आज पहली बार हमसे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? पोलैंड देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ये कवि और लेखक रहे हैं, काफ़ी फेमस रहे हैं। इनकी कृति मधुशाला ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मधुशाला लगभग सभी लोगों ने पढ़ी होगी। ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा ही लिखी गई है और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी यही डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं। इन्हीं के नाम पर पोलैंड देश में एक चौराहे का नाम रखा जा रहा है और पोलैंड की राजधानी है वारसा। वारसा राजधानी का नाम है पोलैंड की। देखो, 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। गांधी जी के प्रतिमा से संबंधित विदेशों में कहाँ कहाँ पे किस फेमस स्थान पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है? तो गांधी स्क्वायर ये जगह का नाम है जो कि जोहान्सबर्ग में है, साउथ अफ्रीका। यहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा है। और पार्लियामेंट स्क्वायर ये लंदन का जो पार्लियामेंट है वहाँ पार्लियामेंट के अंदर एक स्थान का नाम है जिसका नाम है पार्लियामेंट स्क्वायर। यहाँ पे भी गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ से जानी। देखो, हरिवंश राय बच्चन के नाम पर पोलैंड के एक चौराहे का नाम रखा गया। दूसरी चीज़ क्या जानी? जोहान्सबर्ग में एक स्थान का नाम है जिसका नाम है गांधी स्क्वायर। यहाँ पे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। जोहान्सबर्ग ये साउथ अफ्रीका की राजधानी है। दूसरा, लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी, ब्रिटेन की राजधानी लंदन के पार्लियामेंट के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है पार्लियामेंट स्क्वायर। यहाँ पर भी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। क्या है ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई। इसमें जो वेंडर होते हैं, वेंडर मीन्स कि जो ठेले पे अपने व्यापार को करते हैं, उनके लिए ये योजना है। जो रोड के किनारे, रोड साइड में जो रोड के किनारों पे ठेले लगाए जाते हैं, वो मतलब कि टिक्की की हो, फुल्की, चाट, खाने पीने का हो, या फिर कोई शूज़, जूते वगैरह भी बेचे जाते हैं। कुछ लोग कपड़े को भी बेचते हैं रोड साइड पे। तो उनके लिए 10,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन लोगों का बिजनेस नुकसान में गया है, तो उसके लिए ही इनको अपना बिजनेस फिर से रीस्टार्ट करने के लिए ये एक सहायता दी जा रही है। कम ब्याज दर पे 10,000 रुपये तक का लोन इन वेंडर लोगों को दिया जाएगा जो रोड के साइड में अपने व्यापार को करते हैं। फिर क्या है, अगर ये 10,000 रुपये समय से चुकता कर देते हैं तो इसकी लिमिट को फिर से बढ़ा दिया जाएगा और ये फिर चाहें तो इस किस्त को चुकता करने के बाद दोबारा से फिर से कम इंटरेस्ट पर लोन ले सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वेंडर लोगों के लिए ही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो, 2 क्वेश्चन यहाँ पे और देखेंगे हम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको सबसे पहले अपने वहाँ पे लागू करने वाला राज्य कौन सा बना? ये बना हिमाचल प्रदेश। और वर्ष 2020 में मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? ये है छत्तीसगढ़। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश और मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किरण सूर्योदय योजना की शुरुआत की? देखो, ये क्वेश्चन छूट गया था, ये अक्टूबर महीने का है, इसको यहाँ पे कवर कर लिया जा रहा है। किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा। ये गुजरात राज्य में इसको लॉन्च किया हमारे प्रधानमंत्री ने, गुजरात राज्य के लिए। और इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसान
सूर्योदय योजना ये गुजरात की योजना है। कल एक गलती हुई मुझसे जिसको मैं एपोलाइज़ करता हूँ, अभी मैं इसको कम्युनिटी में भी एपोलाइज़ कर लूँगा। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ाया था ऋतु वेदिका, वो ऋतु वेदिका वहाँ पे प्रिंट हो गया था और फिर मैंने रिफ्लेक्स में ऋतु वेदिका बोल दिया था, जबकि वो रायतु वेदिका है जो कि तेलंगाना की स्कीम है किसानों के लिए। तो आप उसे करेक्ट करोगे, वो ऋतु वेदिका नहीं रायतु वेदिका है। किसानों को तेलंगाना में रायतु कहा जाता है। देखो रायतु बंधु स्कीम भी ये तेलंगाना की थी, जिसे मैंने आपको पहले कई बार बताया है, और रायतु बंधु स्कीम को यूनाइटेड नेशन द्वारा पुरस्कार भी मिला है। तो रायतु वेदिका स्कीम ये तेलंगाना की स्कीम है किसानों के लिए। कल मैंने रायतु वेदिका को ऋतु वेदिका पढ़ दिया था और ऋतु वेदिका वहाँ पे प्रिंट भी है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात ये करी जा रही है और उसके लिए मैं आप सभी से अपोलाइज भी करता हूँ। तो देखो किसानों के लिए कई सारी जो योजनाएं जो हाल में ही लागू की गई हैं, किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात की योजना है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया गुजरात में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये मध्य प्रदेश की योजना है, जिसके तहत किसानों को पूरे साल भर में 4,000 रुपये दिया जाएगा और ये 4,000 रुपये उन्हें 2 किस्तों में दिया जाएगा। ये सेम वैसे ही है जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें किसानों को 6,000 रुपये दिया जाता है और ये 6,000 रुपये 3 किस्तों में किसानों को दिया जाता है 1 वर्ष में। वैसे ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है, जिसमें 4,000 रुपये दिया जाता है और ये 4,000 रुपये 2 किस्तों में दिया जाता है। ये मध्य प्रदेश की योजना है। रायतु बंधु मैंने आपसे इसके लिए जिसके लिए अपोलाइज़ किया है, ये तेलंगाना की योजना है। सॉरी, रायतु वेदिका और रायतु बंधु ये दोनों ही तेलंगाना की योजना है। रायतु बंधु ये पिछले वर्ष तेलंगाना में लॉन्च की गई थी और इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। और रायतु वेदिका ये भी तेलंगाना की योजना है। अभी हाल में ही आदर्श कृषि ग्राम योजना इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। तो किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात की, आदर्श कृषि ग्राम योजना ये उत्तराखंड की, रायतु वेदिका योजना ये तेलंगाना की, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये मध्य प्रदेश की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये केंद्र सरकार की। ये सारी योजनाएं किसानों की हैं जो हाल ही में अभी लॉन्च की गई हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये पिछले वर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है और बाकी जिसको मैंने बताया ये अभी मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने के अंदर की ही सारी योजनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है? देखो कई सारे देश इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं और ख़ास करके जो मुस्लिम कंट्री हैं या फिर मुस्लिम कंट्री के सपोर्टर देश हैं। होता क्या है कि कई सारे मुस्लिम ऐसा मानते हैं कि इजराइल देश जहाँ पे है वो देश मुस्लिमों से छीन के उनकी हत्या करके बनाया गया है, इसीलिए कई सारे देश इजराइल देश को मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन अभी अमेरिका के प्रयास से संयुक्त अरब अमीरात ने और फिर बहरीन ने इजराइल को मान्यता दी और तीसरा देश बन गया है जिसने इजराइल को मान्यता दी है, ये देश है सूडान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो मान्यता देने से क्या होता है, इजराइल यूनाइटेड नेशन में तो इसका नाम है, मतलब यूनाइटेड नेशन तो इसको मान्यता देता है, लेकिन अगर कोई देश किसी देश को मान्यता नहीं देता है तो होता क्या है कि आपस में उन देशों के बीच व्यापार नहीं हो सकता, आपस में एक दूसरे देश में टूरिस्ट नहीं आ जा सकते हैं, एक दूसरे देश के लोग उस देश में नहीं आ जा सकते हैं जहां मान्यता नहीं दिया गया है। तो काफ़ी नुकसान होता है इससे अगर कोई देश किसी देश को मान्यता नहीं देता है। लेकिन अब इजराइल को कई सारे देशों ने मान्यता देनी शुरू की है। संयुक्त अरब अमीरात पहला देश बना अभी हाल ही में, जिसने खाड़ी का देश है ये, और इसने खाड़ी के देशों में ये पहला देश है जिसने इजराइल को मान्यता दी। फिर बहरीन ने मान्यता दी, अभी सूडान ने भी इजराइल को मान्यता दे दी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरलाइंस ने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा की शुरुआत करी है? कोविड-19 परीक्षण की सुविधा की शुरुआत की है स्पाइस जेट ने। स्पाइस जेट से जो भी यात्री यात्रा करेगा भारत का, उसके लिए स्पाइस जेट ने फ्री में कोविड-19 परीक्षण की सुविधा दी है। स्पाइस जेट की यह सुविधा अपने यात्रियों के लिए है और नमूना जो लिया जाएगा इसमें यात्रियों के घर पे जाके नमूना लेने की सुविधा होगी। नमूना में उसकी ये म्यूकस निकाला जाता है नाक से कोविड-19 के टेस्ट के लिए, तो वो जो सैंपल लिया जाएगा वो अगर यात्री चाहेगा तो ये स्पाइस जेट इस योजना के तहत यात्रियों के घर पर भेज के उस नमूने को
कलेक्ट करा लेगा और फिर उसका रिजल्ट यात्रियों को बताया जाएगा। तो जो भी यात्री स्पाइस जेट से अब यात्रा करेंगे भारत के होंगे, उनके लिए स्पाइस जेट ने ये कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। देखो, योशिहिदे सुगा अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री पद के रूप में इन्होंने शपथ ली, तो फिर इनका ये पहला जो है संसदीय कार्यकाल रहा। पहली बार इन्होंने संसद में संबोधित किया। उसी दौरान इन्होंने कहा कि जापान 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। शून्य कार्बन उत्सर्जन में इसकी कार्बन इमिशन जो होता है एटमॉस्फेयर में वो जीरो हो जाएगा, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जापान इस्तेमाल नहीं करेगा जिसके जलने पर कार्बन का उत्सर्जन होता हो। और जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान में जो युग चल रहा है वो नारुहितो युग है। इंडियन रेलवे ने भी जीरो कार्बन उत्सर्जन का अपना एक लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य है इंडियन रेलवे का 2030 तक भारतीय रेलवे जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को अपने लिए बनाया है। मतलब कि 2030 तक भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि वो जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला बन जाए। 2050 तक पूरा जापान जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी तरह की पहली फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज को दक्षिण एशियाई देशों को समर्पित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सेवा को प्राप्त नहीं करेगा। देखो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो भारत का मौसम विज्ञान है, इसने एक फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज बनाई है जो कि बाढ़ आने से पहले ही आपको सूचित कर देगा कि अब यहाँ पे बाढ़ आने वाली है। और इसको भारत भी हमारा दक्षिण एशियाई देश ही है, पहले तो ये जान लेते हैं। फिर भारत ने और भी जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनको आमंत्रित किया कि आप हमारे इस सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हो। इस सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहा है इस समय बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जबकि मालदीव ने इस सर्विस को लेने से मना कर दिया है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मालदीव के साथ भारत अभी हाल ही में 2 सर्विसेज को मालदीव के साथ भारत ने शुरू किया। एक तो मालदीव के इको टूरिज्म को विकसित कर रहा है, 5 इको टूरिज्म को विकसित कर रहा है भारत। दूसरा, फेरी सर्विस भारत मालदीव के साथ चला रहा है। फेरी सर्विस मीन्स कि इंडिया से मालदीव तक समुद्र के रास्ते सामान का आदान प्रदान किया जा रहा है, इसे फेरी सर्विस बोलते हैं। एयर बबल सर्विस भी भारत मालदीव के साथ चला रहा है। एयर बबल सर्विस मीन्स कि अभी ये एयर बबल सर्विस अभी जल्दी ही ये टर्म लॉन्च किया गया कोविड-19 केस के बाद। जब फ़्लाइट एक देश से दूसरे देश आना शुरू करी तो जो 2 देशों को कनेक्ट कर रही हैं फ़्लाइटें और बीच में कहीं पे भी उनको रुकना नहीं है, तो इसे एयर बबल सर्विस बोलते हैं। यानी कि फ़्लाइट डायरेक्ट इंडिया से उड़ेगी और मालदीव जाएगी, तो ये एयर बबल सर्विस है। एयर बबल सर्विस उन्हीं देशों के बीच चलाई जा रही है जिनके कोविड-19 के प्रोटोकॉल लगभग सेम है। लगभग सेम मीन्स कि कोविड-19 का प्रोटोकॉल क्या, कोई दूसरे देश से हमारे देश आ रहा है तो उसे पहले 14 दिन क्वारंटीन रहना पड़ रहा है, फिर वो हमारे देश के अंदर आ सकता है, उसे क्वारंटीन कर दिया जाएगा 14 दिनों तक। फिर 14 दिनों के बाद वो देश के अंदर आके अपने काम को कर सकता है। मास्क लगाना, हाथ सैनिटाइज करना, ये सब हमारे देश में प्रोटोकॉल हैं कोविड-19 के लिए। तो अन्य देशों में भी जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं, हो सकता है किसी देश में 14 दिन की जगह 15 दिन हो या फिर 14 दिन की जगह 10 दिन हो, तो लेकिन प्रोटोकॉल होना चाहिए कि कोई देश का हमारे देश में आ रहा है या हमारे देश से कहीं पे जा रहा है तो उसे पहले क्वारंटीन होना पड़ेगा, फिर ही वो देश में जाके अपने काम को कर सकता है। तो ऐसे देशों के साथ एयर बबल सर्विस चलाई जा रही है और ये एयर बबल सर्विस फ़्लाइट डायरेक्ट एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। भारत कुल 13 देशों के साथ एयर बबल सर्विस को चला रहा है और उसी में एक देश मालदीव भी है। लेकिन मालदीव इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज को नहीं ले रहा है, जबकि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान भारत के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फ्लैश गाइडेंस सर्विसेज को ले रहे हैं। इस सर्विस की मदद से बाढ़ आने से पहले ही उस देश को सूचना मिल जाएगी इस सर्विस के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य विश्व बैंक की सहायता से भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क विकसित करने जा रहा है? देखो, पहले तो आंसर जान लेते हैं। सैंड ड्यून पार्क को विकसित करने जा रहा है गोवा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और सैंड ड्यून पार्क के लिए
विश्व बैंक ने कुल 3 करोड़ रुपए को सैंक्शन भी कर दिया है। क्या है ये सैंड ड्यून पार्क? देखो, हम बीच पे जाते हैं तो लेकिन कभी ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। बीच पे पीछे बालू का ढेर लगा होता है, वो बालू एक ढेर के रूप में इकट्ठा होता है। ये कैसे आते हैं? ये हवा के द्वारा, एयर के द्वारा, ये जो सैंड होता है इसे हवा उड़ा के लाती है और किसी एक स्थान पे इकट्ठा करती है, तो वो काफ़ी ऊंचाई पर हो जाता है। और अगर हवा के द्वारा सैंड को उड़ा के लाया जाता है और कहीं पे इकट्ठा किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? एलुवियन फीचर बोलते हैं। यानी कि एयर के थ्रू अगर सैंड इकट्ठा किया जा रहा है तो ये एलुवियन फीचर है। यानी कि एलुवियन फीचर से सैंड कहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं और इसी पे यही जो सैंड इकट्ठा है इसी को पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। और क्या इसका इकोलॉजिकल इफेक्ट होगा? देखो, अगर ये पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा तो इसके कई सारे इकोलॉजिकल इफेक्ट हैं। पहला तो जब तूफान आता है समुद्र में तो ये तूफान के जो पानी होता है, जो समुद्र का पानी होता है, उसे बाहर नहीं निकलने देता। ये सैंड क्या होगा? उस पानी को सोख लेते हैं। टाइड आया तो भी उस पानी को सोख लिए। समय समय पर पानी को ऊपर जाने से ये जो सैंड ड्यून पार्क होते हैं उसको रोकते हैं और फिर जो है यहाँ पे वेजिटेशन को भी उगाया जा सकता है। मतलब इस बालू पे वेजिटेशन को भी उगाया जा सकता है। अगर कोई सैंड पे वेजिटेशन को उगाया जाता है तो इस ऐसे वेजिटेशन को आइपोमिया वेजिटेशन बोलते हैं। तो ये सारे इकोलॉजिकल इफेक्ट हो गए सैंड ड्यून पार्क के। अब क्या है कि देखो, स्टॉर्म टाइड से बचाना, फिर समय समय पे समुद्र के पानी को ऊपर आने से रोकना, क्योंकि बालू सैंड के अंदर एक शक्ति होती है, ये पानी को सोख लेता है, इसका फीचर होता है, तो इसलिए इन सब कामों करता है। अब क्या होता है कि टूरिस्ट जाते हैं, ये जो इकट्ठा है सैंड, इसको पैरों से अपना इधर उधर बिखरा देते हैं, तो फिर ये सैंड बिखर जाते हैं, तो इनको जो काम करना होता है वो काम ये नहीं कर पाते हैं। ये नेचुरल होता है ये, तो इसीलिए अब इसको संरक्षित किया जाएगा सैंड ड्यून पार्क के तहत। और जो सैंड पे जो वेजिटेशन उगाया जाता है उसे आइपोमिया वेजिटेशन बोलते हैं। देखो, पार्क के साथ ही साथ एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी यहाँ पे खोला जाएगा। क्या होता है ये इंटरप्रिटेशन सेंटर? इसमें जो लोकल्स हैं, वहाँ के जो टूरिस्ट हैं, उनको एजुकेट किया जाएगा, उनको नॉलेज दिया जाएगा सैंड ड्यून पार्क के बारे में कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इनको नुकसान पहुंचाने से क्या हानियां होंगी। तो इंटरप्रिटेशन सेंटर और सैंड ड्यून पार्क दोनों विकसित किया जा रहा है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से किस कंपनी ने दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए एक बहुउद्देशीय क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? SBI कार्ड ने बहुउद्देशीय क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इसके तहत मेट्रो स्टेशन पे ख़रीदारी करी जा सकती है, साथ ही साथ आप इसी कार्ड के ज़रिए आप मेट्रो के टिकट को भी ले सकते हो। इसी कार्ड रिचार्ज से आप मेट्रो कैंपस के अंदर वो सारे कार्य कर सकते हो जिसमें कि पैसे की उपयोगिता होती है, जिसमें पैसे खर्च करने होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए ये बहुउद्देशीय कार्ड कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2020 रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटक यात्राओं की सूची 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? देखो, पर्यटन मंत्रालय ने 2 सूची जारी की। इसमें एक में तो कि किस प्रदेश में सबसे अधिक फॉरेन टूरिस्ट आए, दूसरी कौन सा प्रदेश ऐसा है जिसने सबसे अधिक डोमेस्टिक टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित किया। तो दोनों सूची की यहाँ पे बात की जा रही है। देखो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में ये है कि कौन से प्रदेश में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए। तो सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी। और विदेशी पर्यटक दूसरे स्थान पर किसी राज्य में सबसे अधिक आए हैं तो वो है महाराष्ट्र। और तीसरा स्थान है विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले राज्य का उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पे है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में। यानी सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक टॉप 3 राज्य यही हैं। अगर हम बात करें डोमेस्टिक टूरिस्ट की, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने देश के अलग अलग राज्यों से सबसे अधिक टूरिस्ट को आकर्षित किया, तो सबसे अधिक आकर्षित किया उत्तर प्रदेश ने डोमेस्टिक टूरिस्ट में।
दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक भारत के लोग घूमने आए उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्थान पे भारत के लोग घूमने आए तमिलनाडु में, और तीसरे स्थान पे सबसे अधिक घूमने कहाँ गए? आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। डोमेस्टिक टूरिज्म में पहला स्थान रहा उत्तर प्रदेश का इस सूची में, और जो फॉरेन टूरिज्म है यानी जो विदेशी पर्यटक हैं वो सबसे अधिक गए तमिलनाडु में इस सूची के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लार ग्रंथियों की एक नई जोड़ी की खोज की है जिसे ट्यूबरियल ग्रंथि भी कहा जाता है, जो नाक, गुहा और गाल के बीच छिपी हुए? देखो, इसे सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि की खोज की है नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने। नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने इसे खोजा है। तो नीदरलैंड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमारे अंदर यानी कि ह्यूमन के पास कुल 3 पेयर होती हैं सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। मानव के अंदर कुल 3 पेयर लार ग्रंथि होती है। एक का नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड जो कि कान के ठीक पीछे होती है। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, ये जो सब मैंडिबुलर आप समझ लो गले के पास होती है। और तीसरा होता है सब लिंगुअल, ये जीभ के नीचे, टंग के नीचे होती हैं। तो ये 3 पेयर तो पहले से पाई जा रही थी। अभी चौथी पेयर ट्यूबरियल ग्रंथि जिसे कहा जा रहा है, ट्यूबरियल ग्लैंड बोला जा रहा है, ये भी सलाइवरी ग्लैंड ही है जिसे नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने खोजा है। और ये चौथी पेयर ग्लैंड होगी अगर इसे मान्यता दे दी जाती है सलाइवरी ग्लैंड की तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी। 3 पेयर मैंने बताए, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कान के पीछे पाई जाती है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड ये माउथ के फ्लोर पे पाई जाती है, यानी मुंह के ठीक नीचे। आप इसे गला, जहाँ से शुरुआत होता है, जहाँ से गला और आपका सर जुड़ा होता है वो होता है, वहाँ पे पाई जाती है सबमैंडिबुलर। और सबलिंगुअल ये टंग के नीचे आप देखते होंगे 3 छोटे छोटे ग्लैंड पाए जाते हैं, यही हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। ये सारी लार ग्रंथियां हैं, सलाइवरी ग्लैंड है। चौथी पेयर ये खोजी गई है। अगर इसे मान्यता विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा दे दी जाती है तो आगे आने वाले समय में हम पढ़ेंगे कि मानव में कुल 4 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है या फिर मानव में कुल 4 पेयर लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अभी 3 पेयर ही हम याद रखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान पहली बटालियन सिख रेजिमेंट के जोगेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में युद्ध स्मारक का निर्माण किया है? युद्ध स्मारक का निर्माण किया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने वोमला में इस युद्ध स्मारक का निर्माण किया है। जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ 1962 में, उस दौरान जोगिंदर सिंह ने एक अदम्य साहस का परिचय दिया था और उन्हें युद्ध के दौरान जो वीरता पुरस्कार दिया जाता है, परम वीर चक्र, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है युद्ध के दौरान, ये उन्हें प्रदान किया गया था। और उन्हीं के सम्मान में एक बनाया गया स्मारक, युद्ध स्मारक अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है वोमला, यहीं पे इस युद्ध स्मारक को बनाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो 2 चक्र होते हैं, एक वीरता के लिए युद्ध के दौरान जो वीरता दिखाता है उसे परमवीर चक्र दिया जाता है, और शांति के समय में जो वीरता दिखाते हैं उन्हें दिया जाता है अशोक चक्र। ये जो हमारी डिफरेंट आर्मीज़ हैं उनके जवानों को ये दिया जाता है। शांति के समय की वीरता इन द सेंस कि किसी देश से हमारी लड़ाई नहीं चल रही है, लेकिन बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, भूकंप आ गया, उस दौरान किसी ने अदम्य साहस को दिखाया और काफ़ी अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित किया, तो उसे प्रदान किया जाता है अशोक चक्र। लेकिन अगर युद्ध के दौरान कोई अपनी वीरता को दिखाता है तो उसे प्रदान किया जाता है परमवीर चक्र, और परमवीर चक्र ही दिया गया था जोगेंद्र सिंह को। ये 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान पहली बटालियन सिख रेजिमेंट से संबंधित थे और इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था। इन्हीं को श्रद्धांजलि के रूप में युद्ध स्मारक का निर्माण किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। देखो पूर्वी राज्य है, सूर्य कहाँ पे निकलता है? सबसे पूर्वी राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश ही इसीलिए रखा गया क्योंकि देखो सूर्य पूर्व में निकलता है
और अरुण क्या मतलब क्या होता है, सूर्य से ही संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश यानी जहाँ पे भारत में सबसे पहले सूर्य की रोशनी पड़ती है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पहली बार नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य के कर्मचारियों के लिए राज्य बीमा योजना के विस्तार की घोषणा की है? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पहली बार नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए राज्य बीमा योजना के विस्तार की घोषणा की है। इस योजना के तहत जो भी कर्मचारी हैं, जो भी काम करने वाले हैं, जिनको 21,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहा है, या फिर अगर वो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं और उन्हें 25,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहा है, तो वो इस योजना में शामिल होने के पात्र होंगे। मतलब कि इस योजना में शामिल होने का पात्र कौन है? 21,000 रुपये तक महीने कमाने वाला सामान्य नागरिक और 25,000 रुपये तक महीने कमाने वाला दिव्यांग नागरिक, वो इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए के शहरी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के चरण द्वितीय का शुभारंभ किया है? देखो, पहला चरण जो था ये भी पंजाब सरकार का ही था और उसने दूसरा चरण भी अपने वहाँ पे शुरू किया है शहरी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम का। और इसके तहत पहले चरण में 3,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया था पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, जबकि दूसरे चरण में कुल 11,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है शहरी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के तहत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईवे के बुनियादी ढांचों की उन्नति के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ किस आईआईटी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी जोधपुर ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है हाईवे की गुणवत्ता, उसके बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। और देखो, ये तो हाईवे के लिए आईआईटी जोधपुर ने हस्ताक्षर किए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। इंडियन रेलवे के साथ आईआईटी कानपुर ने हस्ताक्षर किया है इंडियन रेलवे की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में बेहतरी के लिए काम करने के लिए, जबकि आईआईटी दिल्ली ने बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ अस्थायी समाधान के लिए हस्ताक्षर किया है। यानी बिहार में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अस्थायी समाधान के लिए बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जिस आईआईटी के साथ समझौता किया है वो है आईआईटी दिल्ली। इंडियन रेलवे ने जिस आईआईटी के साथ समझौता किया है वो है आईआईटी कानपुर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिस आईआईटी के साथ समझौता किया है वो है आईआईटी जोधपुर। ये तीनों ही समझौते गुणवत्ता और बुनियादी ढांचा के बेहतरी के लिए ही हैं। आईआईटी जोधपुर का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, आईआईटी कानपुर का इंडियन रेलवे के साथ, आईआईटी दिल्ली का बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सदस्यीय समिति गठित की और ये समिति है गुरु तेज बहादुर जयंती मनाने के लिए। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने लोगों की उच्च स्तरीय सदस्यीय समिति को बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और गुरु तेज बहादुर जी की कौन सी जयंती के लिए ये सब किया जा रहा है? तो 70 लोगों की उच्च स्तरीय सदस्यीय समिति को बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अध्यक्षता में, और ये गुरु तेज बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित की गई है। गुरु तेज बहादुर ये सिखों के 9वें गुरु थे और इनका जो कार्य करने की पद्धति थी इनकी, ये सिखों के पहले गुरु नानक के पद चिन्हों का अनुसरण करके ही कार्य को करते थे। 9वें गुरु तेज बहादुर जी सिखों के पहले गुरु नानक जी के पद चिन्हों पर चलते थे। और गुरु तेज बहादुर जी जो थे ये काश्मीरी पंडितों व अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने के विरोध करा था इन्होंने। और औरंगजेब ने इनको मुस्लिम बनने के लिए जब फोर्स किया तो इन्होंने कहा कि मैं अपने सर को कटा सकता हूँ लेकिन अपने बाल को नहीं कटा सकता हूँ। फिर उसके बाद औरंगजेब ने पूरे सरेआम उनके सर को कलम करने का हुक्म दे दिया था और गुरु तेज बहादुर जी के सर को सबके सामने काट दिया गया था औरंगजेब के कहने पर। और ये सिखों के 9वें गुरु थे।
सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं। सिखों के जो 10वें गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। देखो पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु सॉरी पहले गुरु गुरु नानक, फिर सिखों के 9वें गुरु के बारे में इस क्वेश्चन में बात हो रही है, गुरु तेज बहादुर, और सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को जो है फिर अगला गुरु बना दिया था, और तब से गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों का गुरु माना जाता है। ये एक पुस्तक है सिख लोगों की। तो देखो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि आखिरी गुरु कौन थे सिखों के, तो अगर ऑप्शन में गुरु गोविंद सिंह और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों हैं तो आप ऑप्शन लगाओगे गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के आखिरी गुरु हैं। अगर गुरु ग्रंथ साहिब ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप लगाओगे गुरु गोविंद सिंह। समझ गए ना आप कि सिखों के आखिरी गुरु कौन थे, ऐसा क्वेश्चन कई सारे एग्जामों में आता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब आखिरी गुरु हैं सिखों के, लेकिन अगर गुरु ग्रंथ साहिब ऑप्शन में नहीं है तो फिर गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे वो माने जाते हैं। और ये सिखों के 11वें गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहिब, और यही चले आ रहे हैं। ये एक पुस्तक है, इनको गुरु का दर्जा दिया था, गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक को गुरु का दर्जा गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित चौथे वार्षिक वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में भारत के किस पीएसयू को पहला स्थान मिला है? भारत की एनटीपीसी को फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर की सूची में पहला स्थान दिया गया है। ये भारत के लिए है, पूरे विश्व के लिए नहीं, भारत के लिए पहला स्थान प्राप्त किया है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी गुरुदीप सिंह हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव जीतकर गिनी के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल किसने हासिल किया? गिनी के तीसरे कार्यकाल के लिए लगातार तीसरा कार्यकाल राष्ट्रपति का होगा अल्फा कोडे का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और गिनी ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी कॉनक्री है। कॉनक्री, मैं फिर से रिपीट करना हो, गिनी की राजधानी कॉनक्री है और ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। और अल्फा कोंडे यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये इनका तीसरा कार्यकाल होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस एर्स को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? लुइस एर्स ये बोलीविया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। बोलीविया ये साउथ अमेरिका का देश है। और बोलीविया के बारे में एक ख़ास बात है, देखो बोलीविया की 2 राजधानी है। एक राजधानी का नाम है ला पाज, दूसरी है साक्रे। ला पाज जो राजधानी है बोलीविया की, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ला पाज बोलीविया की राजधानी है और ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो हवाई अड्डा होगा वो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा भी होगा। तो बोलीविया की राजधानी ला पाज विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है और ला पाज में स्थित हवाई अड्डा भी विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। और बोलीविया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है लुइस एर्स को। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बोलीविया की 2 राजधानी है ला पाज के बारे में मैंने आपको 2 बातें बताई और दूसरी राजधानी जो बोलीविया की है उसका नाम है सैक्रे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।